Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 31. Today's topic is about the international equity market. Dear students, we have been talking largely about the different sources of investments and funding for the multinational corporations. आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट के हवाले से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं विच आर अवेलेबल. हमने बड़ी डिटेल से बात की अबाउट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा इन डेप्थ देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट के लिहाज से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है. सो द इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स, द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स आर दैट दिस चैप्टर डिस्कसेस बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इक्विटी मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लोकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चेक करना चाहेंगे कि हाउ डज द इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं, एंड हाउ द डेवलप्ड कंट्री की जो इक्विटी मार्केट्स हैं दे कैन बी कंपेयर्ड विद द इंटरनेशनल विद द डेवलप्ड इक्विटी मार्केट. डेवलपिंग कंट्रीज की इक्विटी मार्केट को हम डेवलप्ड कंट्री की इक्विटी मार्केट के साथ कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय द इक्विटी मार्केट? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि जो आपकी इक्विटी मार्केट होती है, नॉर्मली वी हैव two sources of fundings. One is our debt and the second one is our equity funding. जब भी हम बिजनेस अपना फाइनेंस करने जाते हैं, चाहे वो हम लोकल लाइन के ऊपर करें, लोकल बेस के ऊपर करें, या लोकल लेवल के ऊपर करें, या हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करें, हमारे पास ये दो ब्रॉड आप कह लें कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं विच वी कैन हैव फॉर रेजिंग फंड्स. नंबर वन इज डेट एंड नंबर टू इज इक्विटी. डेट, अगर हम जब लोकल कंपनी की बात करते हैं तो वी हैव द एक्सेस टू द लोकल डेट ओनली, राइट. और जब हम इंटरनेशनली हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो वी डू नॉट ओनली हैव द एक्सेस टू द लोकल फंड्स, दैट इज द डेट मार्केट, बट ऑल्सो टू द इंटरनेशनल लेवल. हमें ना सिर्फ ये कि हमें लोकल लेवल पे जो डेट फाइनेंसिंग है उसको अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेस करने की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है. वो आप पूछेंगे कैसे? वो इस तरह से कि देखें, लोकल लेवल पे जो फाइनेंशियल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, यू हैव द एक्सेस, यू कैन अप्लाई ओवर देयर अपने कंट्री के अंदर, लोकली यू कैन डू सो. और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह से कि व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज और आपका हेड ऑफिस एक में है और आपके वहाँ पे सब्सिडरीज हैं, तो अगेन देन यू कैन हैव द एक्सेस टू दोज internationally financial institutions which are offering the debt, which are offering debt to your organization. या आप ये कह लें कि आपकी MNC को access होगी towards those debt markets. Let's see how do you have the access to the different markets. होता ये है कि this is your local firm and this is your MNC. दो सिनेरियोज ले लेते हैं. इन दोनों फर्म्स के पास दे हैव द एक्सेस टू द डेट फाइनेंसिंग एक साइड पे एंड दे हैव द एक्सेस टू द इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों साइड पे. MNC के हवाले से नॉट ओनली लोकल फर्म्स को लोकल लेवल के ऊपर जो कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, सच एज बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा. लोकल लेवल के ऊपर जो आपके डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू हैव द डेट फाइनेंसिंग और द इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसको हमने मिला के बनाया था अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि हाउ डज दिस डेट एंड इक्विटी मिक्स ऑफ अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ. जब हम MNC की बात करते हैं तो अगेन दे हैव द एक्सेस टू द डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग. और उस डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग में ना सिर्फ ये कि MNC का जो हेड क्वार्टर है, जो पेरेंट कंट्री है, उसके साथ उनका ये डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग को अप्रोच करने की अपॉर्चुनिटी है, बल्कि ऑल्सो
the rest of the subsidiaries जो कि all over the world located हैं, these are all the subsidiaries, let's say, which are spread all over the world. इन countries के अंदर जो आपकी डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इस एमएनसी के पास ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन गेट द एक्सेस टू ऑल दीज कंट्रीज फॉर द सेक ऑफ आइदर डेट फाइनेंसिंग एंड फॉर द इक्विटी फाइनेंसिंग. इनकी यहाँ पे जो मार्केट्स हैं उनको ये एक्सेस कर सकते हैं. अब कौन सी मार्केट्स को ये करेंगे फॉर द डेट फाइनेंसिंग और कौन सी मार्केट्स को ये करेंगे फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग, अगेन इट डिपेंड्स. अगर तो आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फीजिबल हैं, for borrowing, then you can do so. Similarly, अगर exchange rate risk, अगर आपका exchange rate risk भी feasible है वहाँ पे, तो again that is going to be a plus. exchange rate risk अगर आपके against आ रहा है तो that is not going to be feasible for you. तो debt और equity finance का जो के हवाले से जो आप capital structure बनाएंगे अपना, this is called the capital structure. That is going to be the strategic decision of this MNC multinational corporation की top management का कि how they are going to have this mix of debt financing and equity financing into their capital structure of their organization. और उसमें से debt कितना लेना है और equity कितना लेना है, that is the separate case. हमारा आज का जो topic है that is focusing more on the equity financing and we are talking about the equity markets. अब इक्विटी मार्केट्स में वी हैव टू ऑप्शंस. नंबर वन इज प्राइमरी मार्केट एंड नंबर टू इज सेकेंडरी मार्केट. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी मार्केट. व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली द न्यू इशू मार्केट. एंड व्हाट इज द न्यू इशू मार्केट? New issue market is when you are going to enter into a market for the very first time and you are floating your shares of stock for the very first time into the public. This concept is called initial public offerings. IPOs के नाम से हम इसको पहचानते हैं. That is initial public offerings, जिसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं. उसमें होता यह है कि प्राइमरी मार्केट में, सिंस दिस इज कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट से मतलब होता है न्यू इशू मार्केट. आपने इससे पहले भी पढ़ा है. प्राइमरी मार्केट से मतलब यह है कि दिस इज अ न्यू इशू मार्केट वेयर बाय हम करते क्या हैं कि हम अपने शेयर्स ऑफ स्टॉक को फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करते हैं. अब फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करने से मतलब ये है स्टूडेंट्स के आप खुद से जाके उसको मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, बट यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ सम इन्वेस्टमेंट बैंक. Investment bank is going to provide you with the advice and the investment bank is going to provide you with the facility that they are going to launch your shares of stock for the very first time into the public. और अब उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, शेयर्स ऑफ स्टॉक की क्या प्राइस करनी है, वो क्या किस तरह से सेल आउट होंगे, उनकी बाकी जितने भी इश्यूज हैं वो सब इन्वेस्टमेंट बैंक देखता है. और आप इन्वेस्टमेंट बैंक को उसकी के अगेंस्ट कमीशन देते हो. लेट्स से आपने ये कहा कि आपने 1 बिलियन शेयर्स ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो आप फ्लोट करना चाहते हैं 1 बिलियन रुपीस के. अब इन्वेस्टमेंट बैंक इज गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्लोटिंग दिस 1 बिलियन. और वो फिर किस तरह से अपनी फिजिबिलिटी बनाएंगे, उसको प्राइस कैसे करना है, ये उनके सारे अपने डिसीजंस होंगे. दैट इज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपर्टीज एंड कंसल्टेंसीज. अगर हमें कोई कह दे कि इस शेयर ऑफ स्टॉक की प्राइस रखें तो हम उसको प्राइस नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक के पास चूंकि एक्सपर्टीज है, दे आर डीलिंग विद द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, दे कैन डू इट इजीली एंड दे कैन डिसाइड अबाउट के व्हाट प्राइस विल बी फीजिबल फॉर द शेयर ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट. और पब्लिक जो है वो किस प्राइस के ऊपर परचेज करेगी. दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट. इसको हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट. ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो 0 मीटर गाड़ी लेना इज जस्ट लाइक एंटरिंग इनटू द प्राइमरी मार्केट. और जो सेकेंडरी मार्केट है, दिस इज कॉल्ड द यूज्ड लॉट. दिस इज द मार्केट फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक. सो द मार्केट for
existing shares is called secondary market. Market for the existing shares is called secondary market, whereas the market for the new shares of stock is called the primary market or the new issue market. Secondary market या used lot का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी ट्रेडेड स्टॉक है, अब ये जो आपने न्यू इशू मार्केट में जो फर्स्ट टाइम लॉन्च कर दिया, जब पहली दफा ये लॉन्च हो जाएगा, अब जब दोबारा ये ट्रेड होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी मार्केट. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज द स्टॉक एक्सचेंज. तो अगर मैं आपसे एक पूछ लूं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस इज द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज को हम कहते हैं दिस इज द सेकेंडरी मार्केट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट. ओके, लेट मी रीड आउट अ पैराग्राफ फ्रॉम द बुक, जहां से मैं आपको ये चैप्टर की ब्रीफिंग दे रही हूँ. बेसिकली हाउ ओनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड कॉर्पोरेशन is going to be traded throughout the world. This is the focus of this chapter. It discusses both about the primary sale of a new common stock by the incorporations to initial investors and how previously issued stock is traded between investors in the secondary market. एक तो पहली बात ये कि जो इनिशियली जो नए हैं शेयर्स ऑफ स्टॉक वो प्राइमरी मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज अबाउट द प्राइमरी मार्केट. और जो यूज्ड लॉट है, लाइक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक जो ट्रेड हो रहे हैं, that is about the secondary market. This chapter is useful for understanding how companies source their new equity capital and provide useful institutional information for investors interested in diversifying their portfolio internationally. अगर आप अपने portfolio को diversify करना चाहते हैं internationally, तो how the companies they are going to source this new equity capital market, it is going to provide you with some direction. So इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू गिव यू सर्टेन स्टैटिस्टिक्स विच आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अबाउट द एविडेंस के डेवलप्ड मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन कितनी है, इमर्जिंग मार्केट के अंदर क्या है, क्या सेटअप्स हैं, और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के हम आपको कंपैरिजंस भी बताएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स. सो लेट्स मूव ऑन. So the outline is that we are going to provide you a statistical perspective, that we are going to provide you with the market capitalization of the emerging equity markets in certain selected developing countries and also the developed world. We are going to explain the market structure, trading practices and cost in different countries के अंदर क्या market structures हैं. We are going to explore the market structures of developing countries and also of the developed country as well. Then how the trading is being done and the cost perspective as well. Then we are going to look at the international equity markets benchmarks and the world equity market benchmark shares. हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड इक्विटी मार्केट के जो बेंचमार्क शेयर्स हैं वो क्या हैं, ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल इक्विटीज किस तरह से होती है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द इंटरनेशनल इक्विटी रिटर्न्स. अच्छा स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. व्हाई? क्योंकि हम एक कंट्री के स्टॉक्स के को में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम दूसरे कंट्री के स्टॉक में अक्रॉस दी बॉर्डर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे जो शेयर्स ऑफ स्टॉक हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस. अब उसमें होता यह है कि इस इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन से डेफिनेटली यू विल कम अप विद हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू इफ यू आर गोइंग टू डू ओनली द डोमेस्टिक डाइवर्सिफिकेशन. इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन हमेशा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं दे गो फार एज मच एज द डोमेस्टिक डाइवर्सिफिकेशन. क्योंकि वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अक्रॉस द कंट्री. हमेशा बेनिफिट ज्यादा ले जाते हो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से. और फिर ये कि डिफरेंट मतलब आप ये देखना कि आपके पास जो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा हो जाता है. लाइक जो आपका अपॉर्चुनिटी सेट है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड. अगर आपने आपको सिर्फ लिमिट कर लें अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस तक तो शायद आपको इतना फ्री हैंड ना मिले फॉर द डाइवर्सिफिकेशन. लेकिन जब आप इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो यू हैव द एक्सेस टू द शेयर्स ऑफ स्टॉक ऑफ डिफरेंट फर्म्स विच आर वर्किंग इन डिफरेंट which are working in the different parts of the world. तो आप उन सभी से अपना जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपके पास एक छोटा सा टूल बॉक्स है, उसमें आपके पास सिलेक्टेड चीजें हैं, आप सिर्फ 2-3 चीजें हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो या उससे आप अपनी चीजें बेहतर कर सकते हो. लेकिन अगर आप इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बिगर टूल बॉक्स व्हिच इज 10 times ग्रेटर देन दैट स्मॉल बॉक्स, तो उस बॉक्स में आपके पास जो नंबर ऑफ टूल्स व्हिच आर अवेलेबल
they are more and you can do more experiments with them. That is what it is called. Is that clear? I'm sure you are getting my point कि हम जब भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एक्सपेंडेड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज से मतलब है कि वी हैव द एक्सेस टू द डिफरेंट मोड्स एंड द शेयर्स ऑफ स्टॉक. हमारे पास ज्यादा एक्सेस है टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन हैव. सो दिस इज द आउटलाइन. मूविंग ऑन, we will be talking about, मैंने आपको इससे पहले बताया था, the market capitalization of the developed countries and also the market capitalization of the developing countries. Then we will look at the measures of liquidity. What is liquidity? That how quickly you can get it convert into cash, and the measures of market concentration. Market concentration से मतलब यह investment के point of view से market concentration क्या है. Now the market capitalization of the developed countries. Almost 90% of the total market capitalization of the world's equity market is accounted for by the market capitalization of the developed world. यानी कि पूरी दुनिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर हम उसका कैलकुलेट करें तो हमारी जो 90% है दैट कम्स फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलप जो हमारी कंट्रीज हैं उससे हमारी आ रही है. क्या मतलब हुआ कि अगर हम पूरी दुनिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करें तो उसमें से 90% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट कम्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री एंड ओनली 10% कम्स फ्रॉम द डेवलपिंग और द इमर्जिंग मार्केट्स. सो दिस इज अ बिग फिगर एक्चुअली. The other 10% is accounted for by the market capitalization of the developing countries in the emerging market. This the same line that I just repeated कि जो सिर्फ जो बाकी का 10% है that is going to be done for that. So एक पैरा आपको पढ़ के सुनाऊं. At year end 1998, the total market capitalization of the world equity market stood at 27,462 billions. 27,462 billion dollar. $27,462 billion. Of this amount, ये जो टोटल अमाउंट है इसका 27,462 बिलियन का 10% is accounted for by the market capitalization of the developed world, and the remaining 10% goes to the developing countries of the emerging markets. तो इसका almost 90% is accounted for the market capitalization of the major equity markets from 24 developed countries. और उसमें जो 24 developed countries हैं उसमें आपके जो मेजर एरियाज हैं या जो रीजन्स ऑफ कंट्रीज हैं वो हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका. राइट. सो टोटल 21 है. मैं आपको उनमें से कुछ यूरोप मैं आपको बता देती हूँ. ये रीजन्स हैं. नंबर 1 इज यूरोप, नंबर 2 इज मिडिल ईस्ट, नंबर 3 इज फार ईस्ट एंड नंबर 4 इज नॉर्थ अमेरिका. कुछ जो उसमें कंट्रीज हैं वो यूरोप में, वो मैं आपको जो प्रोमिनेंट वन है उनके नाम पढ़ के सुनाती हूँ. दीज आर दी 24 कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड यूके. मिडिल ईस्ट में वी हैव कुवैत एंड फार ईस्ट में वी हैव दी हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर. थोड़ा से स्टैटिस्टिक्स पुराने हैं लेकिन मोर और लेस इसी किस्म की स्टैटिस्टिक्स हैं अभी तक के. एंड देन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका वी हैव द कनाडा एंड द यूएस, जिनका जो शेयर्स है उसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो सभी से ज्यादा है. जो हमारा 24,462 बिलियन का जो हमारा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएस. सो it was not it was basically मतलब आपको जब मैंने फिगर्स भी पढ़ के बताए हैं, it is not spread evenly all over the developed world. जैसे कि मैंने आपको बताया कि growth in the market capitalization was not evenly spread among the developed countries. For example, US registered an increase of 165% over the 5-year period. यानी यूएस के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि एक तो पहली बात ये कि उसके अंदर इंक्रीज बहुत ज्यादा आया. अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से देखें तो 165% इंक्रीज आया ओवर दी 5 years 1994 से लेके 1998 तक. कहने का मतलब ये कि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे जहां पे चेंजेस जो हैं वो बहुत तेजी से आई. सो इट इंक्लूड्स लैटिन अमेरिका,
Asia, Eastern Europe, Middle East, Africa. Recently, the growth rates in these emerging markets have been strong, but with more volatility than we have here at home. Home से मतलब ये US को ले रहे हैं. ये जो अभी आपके सामने मार्केट्स के नाम आए हैं, these are all coming from the developed countries, right? So these are the examples from the developing countries. और जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी जो आपके हैं फार ईस्ट और मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस एंड यूरोप, जिसके अंदर जर्मनी और वो सारे मैंने आपको नाम पढ़ के बताए थे, दे वर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, माइंड रेट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें. वो डेवलप्ड कंट्री के थे और ये जो अभी आपको स्लाइड में सामने नजर आ रहे हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स और फ्रॉम द developing countries. So these Latin America, Asia, Eastern Europe and Middle East and Africa, they are recently the growth rates in these emerging markets have been strong, but with more volatility as we have here at home. 98 तक का डाटा है, it is still थोड़ा सा पुराना है और but still it can be applied कि इसमें growth patterns किस किस्म के थे, and we can see कि market capitalization of these 32 emerging secondary equity markets from the developing countries shows that these are basically the International Finance Corporation classifies a secondary market as emerging if it meets at least one of the two general criteria. अब हम emerging market किसको कहते हैं? हम emerging market उसको कहेंगे जो इनमें से कम एक criteria fulfill करे. वो क्या है? It is located in a low or middle income economy as defined by the World Income. वर्ल्ड बैंक अगर उसको लो इनकम कंट्री कंसिडर करता है अपनी कैटेगराइजेशन में, तो हम उसको कहते हैं इमर्जिंग मार्केट. नंबर 2 इज द इन्वेस्टेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लो रिलेटिव टू द मोस्ट रीसेंट जीडीपी फिगर्स. जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके हवाले से जो उनकी इन्वेस्टेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो खासी लो है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये चूंकि फिगर्स जो जिनका मैं आपको हवाला दे रही हूँ ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लास्ट पूरे डेकेड के अंदर चाइना दैट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट एंड इवन इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से भी दे हैव even the brighter prospects as far as the FDI is concerned and as far as the market capitalization of the developing countries is concerned. That is Pakistan जो है वो वैसे ही बहुत important है from the point of view of its most important geographical जो उसकी location है उसके हवाले से. तो different countries के जो importance है वो उस हिसाब से different है. अच्छा जी, something more. The 1998 market capitalization indicate that presently there are several national equity markets in Latin America, Europe, Middle East and Africa. However, many of the national equity markets in Latin America, especially Brazil and Mexico, and in Asia, China, Korea and Taiwan have market capitalization far in excess of the size of some of the smaller equity market in the developing countries, in the developed countries. यानी कि इन जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसी भी सामने आई जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इवन डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से भी बेहतर थी. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ दे गेट द एडवांटेज ऑफ द हायर पॉपुलेशन रेट, और फिर उसके बाद जो है जाहिर है उनके पास लेबर ज्यादा है, उनके पास रॉ मटेरियल की चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस हवाले से उनका जो उनकी प्रोडक्शन है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर्स. So the investment in the foreign equity markets became common practice in 1980s as investor became aware of the benefit of the international portfolio diversification. अच्छा, ये ज्यादा आप इसको कह लेंगे ज्यादा prominent उस वक्त हुई जब फर्म्स ने फील किया 1998 के बाद that there is the importance of the international diversification approach. However, during the 1980s, cross-border equity investment was largely confined to the equity markets of the developed countries. शुरू में जो है वो जाहिर है developed countries को ज़्यादा importance मिली या वो ज़्यादा highlighted थे इस वजह से, या because they had the better economic systems and more stable system as compared to the developing countries. लेकिन अब जो है वो चूंकि developed countries जो developing countries हैं वो भी बड़ा bright prospect show कर रही थी इस ज़माने में 1998 और उसके आसपास. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं they went for the international diversification and they have basically tried out these countries from the point of view of international
diversification. Now we come to the next topic, that is about the measure of liquidity. What is the liquidity? The equity markets of the developed world tend to be much more liquid than the emerging market. अच्छा, कि जब भी हम किसी भी बिजनेस के हवाले से उसके बेहतर होने की या स्टेबल होने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले बात आती है दैट इज अबाउट द लिक्विडिटी. हम कहते हैं बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है और बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है. दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दो अ लिटिल बेसिक बट स्टिल यू शुड नो. वन इज लिक्विडिटी and second one is the solvency. What is liquidity and what is solvency? Liquidity is basically that how quickly you can convert your assets into cash. आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उनको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसका फायदा हमें ये होता है कि वी कैन गेट इजीली जो हमें कैश अवेलेबल हो जाएगी हम उसको डिफरेंट उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज में हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. कैश पोजीशन अपनी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड वन इज द सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी इज दैट हाउ quickly you can pay off your long term debts. That is what the solvency is. तो हम अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को कितनी आसानी से पे ऑफ कर सकते हैं, दैट इज सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी का मैंने आपको इसलिए बताया कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी जो है वो बड़े रिलेटेड से कॉन्सेप्ट्स हैं. जब भी हम लिक्विडिटी की बात करेंगे साथ ही सॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी आएगा. लिक्विडिटी से मतलब ये है कि हाउ क्विकली यू कैन गेट योर एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश. तो लिक्विडिटी के हवाले से liquidity refers to how quickly an asset can be sold without a major price concession. अच्छा, मैं आपको ये तो कह रही हूँ कि कैश में कन्वर्ट होना है, लेकिन विदाउट हैविंग द मच डिफरेंस इन द प्राइस कंसेशन के बगैर. यानी अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस लेट्स से दिस इज अ मोबाइल फोन, लेट्स अज्यूम. अब अगर मैं ये कह दूं कि इस मोबाइल फोन को मैं अभी खड़े खड़े बेच सकती हूँ एट अ प्राइस ऑफ 20,000 एंड आई बॉट इट फॉर 19,000, तो इसका मतलब ये है कि दिस मोबाइल फोन इज वेरी वेरी मच लिक्विड. अगर मैं आपको गाड़ियों के एग्जांपल दे दूं, कुछ गाड़ियां हमारे व्हीकल्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं विच आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर इजी टू ड्राइव एंड दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. उसके लिहाज से दे आर लेस एक्सपेंसिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्यूल कंजम्पशन. तो आप कहते हैं कि इस गाड़ी को तो मैं खड़े खड़े बिकवा सकता हूँ, एंड दिस इज खड़े खड़े बिकवाने से मतलब है दिस इज वेरी लिक्विड एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली. ठीक है ना. और सिर्फ ये नहीं कि इसको कैश में कन्वर्ट कराना है, लेकिन उसकी जो प्राइस भी है वो इस तरह की है कि विच इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ अ लॉस. उस पर आपको नुकसान नहीं हो रहा, इस बात का ख्याल रखें. अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस मोबाइल को खड़े खड़े बेच सकती हूँ, हाँ कोई मुझसे अगर मैंने इसको 20,000 का परचेज किया, हो सकता है कोई मुझसे 10,000 में भी बड़े खुशी खुशी ले ले. मैं खड़े खड़े इसको 10,000 में बेच सकती हूँ, 5 में बेच सकती हूँ, लेकिन आई एम देन गोइंग टू सेल इट एट अ लॉस. मैं उसको प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस कंसेशन पे बेच रही हूँ. लेकिन अगर मैं उसको 19,000 या 19,500 पे बेच रही हूँ तो उसका मतलब है कि आई एम वेरी नियर टू इट्स एक्चुअल प्राइस एंड दिस मोबाइल फोन इज वेरी वेरी लिक्विड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. लिक्विड का मतलब ये है कि यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट हैविंग मच डिफरेंस ऑन दी प्राइस कंसेशन बहुत ज्यादा किए बगैर यू कैन डू इट. So while investments in emerging markets may be profitable, the focus should be on the long term. अच्छा, अब हो सकता है कि emerging markets they offer us the investable opportunities, the chance to do the investment, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो हमारा investment है that is focusing on the long term. It is not going to be a short term activity, but it should be the long term. So something more about the measures of liquidity. अगर हम मेजर ऑफ लिक्विडिटी को देखें तो द मेजर ऑफ लिक्विडिटी फॉर द स्टॉक मार्केट इज द टर्नओवर रेशियो. द मेजर ऑफ लिक्विडिटी फॉर द स्टॉक मार्केट इज टर्नओवर रेशियो एंड दैट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस over the period of time divided by the size or the market capitalization. So this is the stock market transactions divided by the size. Stock market transaction divided by the size or the total market capitalization. Transactions divided by size या transactions divided by the total market capitalization just gives you the turnover. ठीक है ना. Generally higher the turnover ratio, the more liquid the secondary stock market. तो measure आपने किससे करना है अपने stock market को? That is with the help of the
turnover ratio. And what is the turnover ratio? Turnover ratio is the transaction, stock market transaction divided by size of the market और क्या market capitalization. So जितनी बड़ी ये रेशो होगी the better it is. So generally the higher the turnover ratio, the more liquid the secondary stock market, indicating ease in trading. यानी liquidity अगर stock market की ज्यादा है तो आप ये समझ लें कि वहां पे ट्रेडिंग करना ज्यादा आसान है. Why? इसका मतलब ये है ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही हैं और उसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है या उसका साइज है वो उससे कम है, और वो अगर उससे कम है तभी आपकी रेशियो बेहतर होगी. तो इसका मतलब है कि दिस काइंड ऑफ अ मार्केट इज मोर लिक्विड वेयर बाय द ट्रांजेक्शंस आर हायर इन अमाउंट एज कंपेयर टू द टोटल साइज और द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो नाउ कम्स द मेजर्स ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन. So the emerging markets tend to be much more concentrated than our markets. In order to construct a diversified portfolio, however, there must be opportunity for making foreign investment. जब भी हम international diversification करना चाहेंगे तो हमारे पास opportunity ये होनी चाहिए कि हम foreign investment कर सकें. The more concentrated a national equity market in a few stock issues, the less opportunity a global investor has to include shares from that country in an internationally diversified portfolio. तो अगर वो nationally equity market की तरफ concentrate होगा तो उसके पास less opportunity है to invest into the foreign stock. So this is basically the concept of the market concentration. Concentrated in relatively few companies, local companies के अंदर. This is a few issues account for a much larger percentage of the overall market capitalization in emerging markets than in the equity markets of the developed world. क्योंकि हमारे पास जो emerging markets है उसका scope ज्यादा है as compared to the developed countries market. Now the market structures, trading practices and cost. हम यहाँ पे different terminologies पढ़ेंगे. Number one is the primary markets. Primary markets क्या हैं? Shares offered for sale directly from the issuing company. Shares offered for sale directly from the issuing company. इस तरह के shares of stock को अगर आप purchase करेंगे तो definitely there is going to be a risk which is mostly bear by the investment bank जो first time shares of stock को issue कर रहा है. Then is the secondary market. It provides market participants with marketability and shares valuation. अब secondary market या जिसकी जो best example है that is the stock exchange. It provides you with a forum whereby you can whereby the market participants they can go for the marketability and for the share valuation. यानी कि जो existing shares of stocks हैं उनकी trading भी हो रही है. मार्केटेबिलिटी से मतलब है कि दे कैन बी मार्केटेड इजीली, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट हो रहे हैं. एंड द शेयर्स वैल्यूएशन, उनकी आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर लेट्स से अगर मैं इस वक्त OGDCL के शेयर वैल्यूएशन करना चाहूँ तो आई कैन डू इट इजीली, क्योंकि मुझे पता है कि उसके डिविडेंड्स क्या हैं, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. तो मैं सारे उसके जो डिविडेंड्स हैं और उसके क्या रेट्स हैं मैं उसके हवाले से आज बता सकती हूँ कि आज उसकी शेयर ऑफ स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी या उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. सो सेकेंडरी मार्केट इज गोइंग टू बी जस्टिफाइड as a stock market whereby market participants they have the opportunity for having the marketability. participants के पास marketability है और share valuation का भी concept है. Then the market order. What is the market order? An order to your broker to buy or sell shares immediately at a market price. अब जब आप उधर बैठे हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में तो आप अपने ब्रोकर को ये कहते हैं कि इट्स एन ऑर्डर टू योर ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर्स इमीडिएटली एट द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस पे शेयर्स ऑफ स्टॉक को बाइंग एंड सेलिंग जो कहते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर. एंड हु इज द ब्रोकर? ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर इज द मिडिल मैन हु बायज द शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड सेल्स द शेयर्स ऑफ स्टॉक एट ए मार्केट प्राइस ऑन योर बिहाफ. आपके बिहाफ पे उसको सेल करता है. देन अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स. जब ब्रोकर्स की बात आ गई थोड़ा सा मैं आपको और बताती चलूं. ब्रोकर्स जो हैं बेसिकली ब्रोकर्स आपके होते हैं दो तरह के. एक आपके होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरे आपके होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर. क्योंकि हम ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इन दोनों की टाइप्स भी बता दूं. ब्रोकर्स आर ऑफ टू टाइप्स. Number one is full service and number two is discount broker.
फुल सर्विस ब्रोकर वो ब्रोकर्स हैं जो आपके पास ऐसे ब्रोकर्स हैं, आपको शुरू से लेके आखिर तक आपने कौन से शेयर्स और स्टॉक्स बाय करने हैं, आपने कितने टाइम पीरियड तक उसमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेहतर है और किसको आप निकाल दें अपने पोर्टफोलियो से और किसको फर्दर ऐड कर दें, वो आपको थ्रू आउट दी टाइम पीरियड ऑफ योर पोर्टफोलियो या जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो आपको गाइडलाइंस देता रहता है, वो आपको सजेशंस देता रहता है, वो आपके लिए ट्रांजेक्शंस करता रहता है। दैट इज द फुल सर्विस ब्रोकर। एक आपका होता है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर प्रॉब्ली आप रख सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर से मतलब ये है कि who guides you at certain moments but not always। आप उसको कुछ सर्विसेज के लिए हायर आपने किया हुआ लेकिन आप सारी ट्रांजैक्शंस उससे पूछ के नहीं करते या उसकी गाइडेंस के मुताबिक नहीं करते। यू हैव योर ओन एक्सपर्टीज इन दी एरिया और आप उसको डिस्काउंट ब्रोकर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। सो ये तो आपका हो गया फुल सर्विस एंड डिस्काउंट। नाउ द लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इज द एन ऑर्डर टू योर ब्रोकर टू बाय और सेल at the price at a price you want when and if he can. If immediate execution is more important than the price, use a market order. अगर immediate execution ज़्यादा important है तो then use the market order, otherwise the limit order. That is just the full service and the discount broker. Now the dealer market. अब dealer market क्या होती है? The stock is sold by the dealers who stand ready to buy and sell the securities for their own account. The stock is sold by the dealers who stand ready to buy and sell the security for their own account. In the US, the OTC market is a dealer market. And what is the OTC market or the dealer market? The OTC market is a dealer market. Almost all the OTC market trade on the National Association of Security Dealers Automated Quotation Systems, that is the NASDAQ. NASDAQ एक बड़ा important और बड़ा मशहूर टर्मिनोलॉजी है जो कि इनके एक्सचेंज की है। All the OTC जो स्टॉक्स हैं they are going to be traded on the NASDAQ. NASDAQ is the National Association of Security Dealers Automated Quotation System. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पे we have the stock exchange, Lahore Stock Exchange, Karachi Stock Exchange and the Islamabad Stock Exchange, which is the computerized linked system that shows the bid and ask prices of all the dealers in the market. जो bid and ask price सारे जितने भी dealers बैठे हुए हैं उनकी सेट करता है। In the US, firms must meet certain listing requirements in order to have their stock traded on one of the several organized stock exchanges. और ये सिर्फ US में नहीं बल्कि all over the world, you have to meet the listing requirements before you get listed on the stock exchanges. The two largest stock exchanges are the New York Stock Exchange and the American Stock Exchange, that is the MX. NYSE, that is the New York Stock Exchange, and the American Stock Exchange. They are both the national exchanges on which the stocks of the largest companies of the most interest to the investors are traded. So the shares of the firms of the regional interest are traded on several regional exchanges. अब साथ साथ उनकी regional exchanges भी हैं, जाहिर है वो state बड़ी है इस वजह से उनके पास ज़्यादा spread है। Now we come to the auction market. Auction market क्या होती है? Organized exchanges have specialists who match buy and sell orders. Matching किसने buying करनी है किसने sell करनी है उनको they bring closer. Buy and sell orders may get matched without the specialist buying and selling as a dealer. अच्छा जी, something more about the this auction market. So the exchange market in the US are the agency or the auction markets. Each stock traded on the exchange is represented by a specialist who makes a market by holding an inventory of the security. Now comes the automated exchanges. What are the automated exchanges? Computers match buy and sell orders. जो आपकी automated exchanges हैं उसमें आपका जो computer है they are going to make the matchings of the buying and selling orders. किसको buy करना है और किसको sell करना है, computerized system is going to set it out. Now the international equity market benchmarks. These are the countries who are the international equity market benchmarks, and their names are written: North America, Europe, Asia Pacific Rim. As the benchmark or the activity of the performance of a given national equity market, an index of the stock traded on the stock exchanges of a country is used. Several national equity indexes are available for use by the investors. अच्छा, investors के पास ये opportunity है
कि उनके पास डिफरेंट कंट्रीज के इंडेक्सेस अवेलेबल हैं और उन इंडेक्सेस की मदद से यू कैन get some line about the investment opportunity. For example, the Dow Jones Company provides a stock market index value and percentage change data for the number of the world regional areas, Americas, which comprise Brazil, Canada, Chile, Mexico, US and Venezuela, Europe, Africa. अब ये क्या करता है? Basically जो Dow Jones Company है वो क्या करती है कि अब ये आपको internationally it is going to provide you the stock market index values and percentage of the changing data of all these different countries. तो अगर आप internationally invest करना चाहते हैं तो you have this published data and the values and the percentage changes of these index can be found daily in the Wall Street Journal, जो उनके जर्नल के अंदर बकायदा हर रोज पब्लिश होती हैं. So this is the international equity market benchmarks. मैंने आपको एग्जांपल दी Dow Jones की, यहाँ देख लें. These are the North American equity market benchmarks. Dow Jones Industrial Average symbol उसका है DJIA. Then is we have the Nasdaq Combined Composites, CCMP, S&P 500. ये आपके हैं Standard and Poor 500. जैसे आप समझ लें कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की जो हम 100 टॉप कंपनीज देख लेते हैं, फिर उसके लिहाज से हम इंडेक्स बनाते हैं. These are the worldwide index equity market benchmarks. Then is the TS 300 and Mexico Bolsa index. So these are the different indexes of the worldwide equity market benchmarks. These are the European equity market benchmarks. FTSE 100, UKX ये उनके नाम है. Then CSE 40, CSE Frankfurt DAX index, DAX, IBEX index, Milan MIB 30 and BEL 20 index. So these are the different indexes. European equity market के ये benchmarks हैं, which you can see right on this slide. These are the Asia and the Pacific Rim equity market benchmarks. Nike NIKEI do 225 index. Then is the Hang Seng index, HSI. Then the Sing Straits Time Index, ये बेसिकली चाइना और जापान ये सब ये वाला एरिया आपका. ASX All Ordinaries Index, that is AS 300. So तीन मैंने आपको बताया, एक डेवलप्ड था आपका, एक नॉर्थ अमेरिका है इक्विटी मार्केट बेंचमार्क्स, द सेकंड वन इज द यूरोपियन इक्विटी मार्केट बेंचमार्क्स, एंड देन वी हैव द एशिया पैसिफिक रिम इक्विटी मार्केट बेंचमार्क्स. और उनकी एब्रिविएशंस, उनके नाम उन इंडेक्सेस के और उनके सिंबल्स, और ये फिर सब पब्लिश फॉर्म में आपको मिल जाती हैं. एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर यू कैन लुक एट ऑल दी डाटा जो कि आपको डिफरेंट शेयर्स ऑफ स्टॉक्स के हवाले से, उनकी प्राइसिंग के हवाले से और उनके डेली जो उनके ट्रेडिंग के हवाले से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ दी वर्ल्ड इक्विटी बेंचमार्क शेयर्स, द वर्ल्ड इक्विटी बेंचमार्क शेयर्स और द वेब्स, country specific basket of stocks designed to replicate the country indexes of 14 countries. अब आपने different countries को मिला के एक basket बना ली, country specific basket of stocks which are designed to replicate the country indexes of different countries. Webs are subject to the US SEC and IRS diversification requirement. Basically जो उनकी Securities and Exchange Commission के लिहाज से they can have the diversification requirements. Low cost convenient way for the investors to hold diversified investment in several different countries. Basically it is a good way, webs जो है that is a good way for the investor to keep their investment at a time in different 14 countries के अंदर आपको ये investment करने का मौका फराहम कर रहा है, ये opportunity दे रहा है. Trading in the international equities, magnitude of international equity trading, number 1. Number 2 is the cross listing of shares. Number 3 is the Yankee stock offerings. Then is the European stock market, and the last is the American depository receipts. So basically international equity market में आप किस तरह से अपने आप को involve कर सकते हैं, and what are the different methods, we are going to look at that. अच्छा जी, what is meant by cross listing? Cross listing होती है ड्यूरिंग दी, अब सबसे पहले ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ट्रेडिंग इन दी इंटरनेशनल इक्विटीज के हवाले से, हम इन सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी वी आर गोइंग टू लुक एट दैट हाउ द ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल इक्विटीज कैन बी डन. नंबर 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनेशनल इक्विटी ट्रेडिंग. आगे चलते हैं.
ये देखिए, ड्यूरिंग द 1980s द वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स बिगेन अ ट्रेंड टुवर्ड्स ग्रेटर ग्लोबल इंटीग्रेशन। अच्छा, 1980s के बाद का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ये वो टाइम पीरियड था जहां पे जो वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स हैं वहां पे उनकी ग्लोबल इंटीग्रेशन शुरू हुई। दे वेंट टुवर्ड्स और दे अप्रोच्ड टुवर्ड्स मोर ग्लोबल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस्ड रेगुलेशन, improvements in computer and communication technology, increased demand from MNC for global issuance। अच्छा, अब हुआ क्या? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट पुटिंग ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। रिड्यूस्ड रेगुलेशन, जो डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स थे वो हटाए गए इन ऑर्डर टू प्रोमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंट इराज थे जो हमने बड़ी डिटेल से पढ़े थे while we were doing this chapter number 2। reduced regulation and improvement in computer and communication technology। So improvement in computers and communication technology के हवाले से they have increased the demand from MNC for global issues। अब इन सब जो हमारे पास चेंजेस आ रही थी वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस इंटरनेशनली जो एक चेंज थी, इस इंटरनेशनल चेंज की वजह से एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट चेंजेस द एमएनसीज दे वर फोर्स्ड टुवर्ड्स फॉर हैविंग दिस ग्लोबल इशुएंस। ग्लोबल इशुएंस की जरूरत पड़ी। ग्लोबल इशुएंस से मतलब यह है कि शेयर्स और स्टॉक्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अपने कंट्री से बल्कि दूसरे कंट्री से भी लेने की या वहां से भी इशू करवाने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? टू एंजॉय द इकोनॉमी, टू एंजॉय द डाइवर्सिफिकेशन and the benefits of the diversification। Now comes the cross listing। What is cross listing? Cross listing refers to a firm having its equity shares listed on one or more of the foreign exchanges। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, क्रॉस लिस्टिंग का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने नेशनल जो आपका एक्सचेंज है उसके ऊपर आप लिस्टिंग ना करें, बल्कि आप अक्रॉस दी जो है ना ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहां पे आप अपने शेयर्स ऑफ स्टॉक को लिस्ट करा सकते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स डूइंग दिस हैज एक्सप्लोडेड इन रीसेंट ईयर्स, और अब तो बहुत ज्यादा हो गया। डाटा कुछ पुराना है, 1998 के बाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब से दौर हुआ और उसके बाद इंटरनेट की वजह से अब तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो आपकी डिफरेंट जो क्रॉस लिस्टिंग बहुत ईजी भी हो गई है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ द ईज और बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो अब ये क्रॉस लिस्टिंग फर्म्स क्यों करती हैं, उसकी रीजंस क्या हैं? सो द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस लिस्टिंग, इट एक्सपेंड्स द इन्वेस्टर बेस फॉर अ फर्म। मतलब पहले ये कि अगर आपके पास 50 इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उसको क्रॉस लिस्ट करा दें तो जो दूसरे आपके एक्सचेंजेस हैं वहां से भी लोग उसको उस शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, तो आपके जो बेस है फर्म की वो ज्यादा हो जाएगी, आपके पास इन्वेस्टर्स ज्यादा आएगा, प्रोवाइडेड कि आपको जो शेयर प्राइस है दैट इज प्रीटी अट्रैक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, आपके पास लोग ज्यादा आएंगे। देन इट एस्टैब्लिशेस नेम रिकग्निशन फॉर द फर्म इन न्यू कैपिटल मार्केट्स, पेविंग द वे फॉर न्यू इशू। सो इट एस्टैब्लिशेस द नेम रिकग्निशन फॉर द फर्म इन न्यू कैपिटल मार्केट्स। लोकल में तो आपको सभी जानते थे, लेकिन जब आपने क्रॉस लिस्टिंग की तो आपको अक्रॉस द बॉर्डर आपकी फर्म को लोग जानने लगे, एंड इट इज पेविंग द वे फॉर द न्यू इश्यूज, और आप नए इश्यूज के लिए भी आपके लिए वो आसानी होगी। इट मे ऑफर मार्केटिंग एडवांटेजेस, ये आपको मार्केटिंग एडवांटेजेस भी दे सकता है, सिंस यू आर पॉपुलर, यू आर डीलिंग अक्रॉस द डिफरेंट अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, यू कैन डू सो। मे मिटिगेट पॉसिबिलिटी ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर्स। अच्छा, अब ये जो कई दफा ये होता है कि फर्म्स दे फेस द डेंजर ऑफ द हॉस्टाइल टेक ओवर, और अगर आपकी जो क्रॉस लिस्टिंग है वो डिफरेंट क्रॉस लिस्टिंग है, यू आर ट्रेडिंग अक्रॉस योर नेशनल बॉर्डर्स, किसी और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी कर रहे हो, तो जो हॉस्टाइल टेक ओवर का जो फियर है या जो उसका परसेंटेज है या जो उसका आप समझ लें कि जो चांस है वो कम हो जाता है, राइट। सो क्रॉस लिस्टिंग brings the firm's name before more investors and consumer group. Local consumers may more likely become investors in the company's stock. International portfolio diversification is facilitated for investors if they can trade the security on their own stock exchanges. So the cross exchanges, the cross listing of the firm's stock obligates the firm to adhere to the securities regulations of its home country as well as the regulations of the country in which it is cross listed.
तो ना सिर्फ ये कि उसको अपने होम कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करनी पड़ती है, बल्कि ऑल्सो इट हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द क्रॉस लिस्टेड फर्म्स एज वेल. Now comes the Yankee stock offerings. What is the Yankee stock offerings? The direct sale of the new equity capital to the US public investor by the foreign firms. This is called the Yankee stock offerings, yani the direct sale of a new equity capital to the US public investors. Privatization in the South America and the Eastern Europe. अब उसकी reasons मैं आपको बता देती हूँ. Basically, since the beginning of the 1990s, many foreign companies, Latin America in particular, have listed their stocks on the US exchanges to the prime of the US market for the future Yankee offerings. That is the direct sale of a new equity capital to the US public investor. This was a break from the past from the Latin America companies, which typically sold restricted shares to the large investor. Three factors appear to fueling the sale of Yankee stock. One is the push for the privatization by the many Latin American and the Eastern European government-owned companies. पहली जो उसकी वजह थी, that was the push for the privatization by many Latin American and the Eastern European government-owned companies. Then the equity sales by the Mexican firms trying to cash in on NAFTA. That was the second reason for the Yankee stock offerings. Now comes to the European stock market. What is the European stock market? EASDAC. ISDAC is the sort of the European NASDAQ. जैसे NASDAQ American based था, जो आपका ISDAC है, that is the European जो आपका है, it stands for, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. E stands for European, A stands for Association, S stands for Securities, D stands for Dealers, A stands for Automated, and Q stands for Quotation System. So the ISDAC stands for Eastern Association of Securities Dealers Automated Quotation System. It can be viewed as the beginning of the truly European stock market. हम इसको कह सकते हैं, that was the beginning of the European stock market. So that binds together like national exchanges, UK, Germany, France, Switzerland, ये सब यूरोप है हमारा, ऑस्ट्रिया, Italy, Belgium, Denmark, Portugal, Finland, Greece, Luxembourg and Netherlands. All trading is denominated in the euro. Since the inception of euro, जितनी भी हमारी trading हो रही है, that is all in euro currency. Now the American depository receipts. Foreign stock often trade on US exchanges as ADRs. अच्छा, American depository receipts को हम abbreviate करते हैं ADR से. Foreign stocks often trade on US exchanges as ADRs. It is a receipt that represents the number of foreign shares that are deposited at a US bank. Basically, it represents the number of foreign shares that are deposited at a US bank. The bank serves as a transfer agent for ADRs. बैंक जो है वो transfer agent के तौर पे काम करता है for the ADRs, American Depository Receipts के लिए. अब उसके advantages क्या होते हैं? There are many advantages to the trading ADRs as opposed to the direct investment in the company's share. बजाय इसके कि आप कंपनीज के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आप ADRs में इन्वेस्ट कर लें. उसका फायदा क्या है कि ADRs are denominated in the US dollar, trade on US exchange and can be bought through any broker. सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये तो एक पहली बात तो ये कि डॉलर करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड है. दूसरा ये कि दे ट्रेड ऑन द US exchanges and they can be bought through any broker. Then is dividends are paid in US dollar, इसी करेंसी में डिनोमिनेटेड है और डिविडेंड्स भी आपको US डॉलर में ही मिलेंगे. Then is most underlying stocks are bearer securities, the ADRs are registered. Then is the factors affecting international equity returns. Now the factors affecting international equity returns, there are three major factors. Number one is macroeconomic factors, number two is exchange rates, and number three is industrial structure. Number one is the macroeconomic factor. Macroeconomic factors affecting the international equity returns. The data do not support the notion that the equity returns are strongly influenced by the macro factors. That is correspondent with the findings for the US equity market. So the two recent studies have tested the influence of various macroeconomic variables on stock returns.
They have examined the effect of exchange rate changes, inflation rate differentials, the level of domestic interest rate, and changes in the domestic inflation expectation. They found that international monetary variables had only a weak influence on the equity returns in comparison to the domestic variables. वो ये कहते हैं कि domestic variable, ये जो आपको मैं study बता रही हूँ, जो research ये कहती है कि domestic variables का ज़्यादा influence है as compared to the international one. Now the exchange rate. Exchange rates क्या है? Exchange rate movements in a given country appears to reinforce the stock market movements within that country. Exchange rate movement जो आपकी होती है in a given country appears to reinforce the stock market movement. जैसे जैसे exchange rate के अंदर fluctuations आएंगी, आपकी stock market की movements भी change होंगी and ultimately उसका index and then the overall जो stock market index होता है, basically that is the indicator of the market performance के country की जो economy है वो किस तरह वो कितनी अच्छी है, that is the stock market का index जो है. One should be careful not to confuse correlation with causality. Correlation को causality के साथ confuse नहीं करना. Correlation is that they are going to have a correlation among themselves कि उनके दरमियान में positive correlation है, negative correlation है या फिर zero correlation है. Causality का मतलब होता है कि एक जो वेरिएबल है या एक के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज गोइंग टू चेंज द अदर वन. ठीक है ना, मतलब जो कोरिलेशन है वो आपकी रिलेशनशिप्स है, वेयर एज जो कॉजलिटी है वो एक को दूसरे से इफेक्ट करता है. नाउ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, स्टडीज एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स ऑन द फॉरेन इक्विटी रिटर्न्स आर इनकंक्लूसिव. अब इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के हवाले से जो स्टडीज थी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं. लाइक द स्टडीज एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑन द फॉरेन equity markets are inconclusive. In a recent study examining the correlation structure of the national equity markets, Rolls concluded that the industrial structure of a country was important in explaining a significant part of the correlation structure of international equity index returns. He also found that the industry factors explained a large portion of stock market variability than did the exchange rate changes. So another study, एक और study मैं आपको quote कर रही हूँ. Griffin and Carole examines the effect of industrial structure on covariances by studying whether a difference exists in the effect between traded goods industries and the non-traded goods industries. They found that the cross-country covariances are larger for firms within a given industry and industries in the traded goods industries. In contrast, for non-traded goods industries, there is little difference in the cross-country covariances between firms in the same industries and those in the different industries. So basically, industrial structure के जो results थे, they were pretty mixed and they were pretty conclusive. So dear students, this was all about the international equity markets. We have studied number of things. मैं आपको उसका एक brief सा summary बना देती हूँ कि what did we do, अभी तक हमने क्या किया, and what this chapter tells you about. So this chapter provides an overview of the international equity markets. The material is designed to provide an understanding of how MNCs source new equity capital outside of their domestic primary market and to provide useful institutional information to investors interested in diversifying their portfolio internationally. ये उन लोगों के लिए या उन investors के लिए ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा beneficial है who want to cross the borders for the international diversification. So this chapter begins with the statistical evidence perspective of the major equity markets of the developed countries and of the developing and the emerging market. तो पहली जो हमने इसके अंदर चीज पढ़ी that was the statistical आपको मैं brief सा summary provide कर रही हूँ इस chapter का. Statistical evidence of developed and emerging markets के हवाले से उनकी टोटल हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की और हमने कहा कि टोटल जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका जो 90% था दैट लाइज विद द डेवलप्ड कंट्री. और मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ द टर्नओवर रेशियो. एंड व्हाट वाज द टर्नओवर रेशियो, आप बता दें. वेरी गुड. टर्नओवर रेशियो से मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय द साइज
ऑफ द मार्केट या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन से उसको डिवाइड कर दें. सो ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर दें ओवर द साइज या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से. सो नंबर 2 इज द वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल इक्विटी बेंचमार्क्स. Variety of international equity benchmarks. हमने इंटरनेशनल इक्विटी बेंचमार्क्स की बात की और उसके हवाले से हमने बात की डिफरेंट इंडेक्सेस की विच वर अवेलेबल इन दी लैटिन अमेरिका एंड यूरोप एंड दी एशिया पैसिफिक रिम. उसके बाद फिर हमने इंटरनेशनल इक्विटी बेंचमार्क्स पढ़े. देन वी डिड अ कंसिडरेबल डिस्कशन was devoted to the differences in the secondary equity market structures. हमने थोड़ी सी बात की थी मार्केट कंसंट्रेशन के हवाले से और हमने डिफरेंट उसमें पढ़े कॉन्सेप्ट्स पढ़े. ओटीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऑक्शन मार्केट का पढ़ा, फिर हमने ऑटोमेटेड मार्केट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा. देन वी केम टू दी क्रॉस लिस्टिंग कॉन्सेप्ट. क्रॉस लिस्टिंग से मतलब ये था कि आपका जो शेयर्स हैं वो मोर देन वन स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं और उसके हमने बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े थे, जिसमें एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये था कि एक पहली बात हुई कि आप जो हॉस्टाइल टेक ओवर से बच जाते हैं. दूसरा ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट बेस है आपके फर्म की वो ज्यादा हो जाती है और आपका जो नाम है वो एक इंटरनेशनली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में जाना और पहचाना जाता है. देन वी हैव दी डिफरेंट अदर ऑप्शंस जिसमें हमने यांकी स्टॉक ऑफरिंग्स पढ़ी थी और फिर हमने एडीआरस पढ़े थे, दैट इज दी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो कि यूएस करेंसी में डिनोमिनेटेड थे. उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं वो भी आपको यूएस डॉलर में मिलते हैं. सो दीज वर डिफरेंट थिंग्स. देन वी स्टडीड 3 डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द इक्विटी रिटर्न्स और जिसमें हमने एक्सचेंज रेट पढ़ा और हमने इंडस्ट्री इफेक्ट्स पढ़े और हमने कुछ एम्पिरिकल एविडेंसेस भी डिस्कस किए जो कि हमें बता रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स दैट आर गोइंग टू बी ड्रॉन. सो दिस वाज अबाउट द इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स व्हिच इज द मेजर सोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स हु वांट टू मेक द क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और जो करना चाहते हैं इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. और मैंने आपको ये भी बताया कि जो डोमेस्टिक डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ डोमेस्टिक अवेलेबल शेयर्स ऑफ स्टॉक्स अगर हमारे पास ये हमारा पोर्टफोलियो है जो कि सिर्फ जिसके अंदर हमारे पास शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं डोमेस्टिक, अगर हम सिर्फ इक्विटी की बात करें, ये हमारा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हमारे पास शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं विच इज नोन एज द इंटरनेशनल पोर्टफोलियो. इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो से मतलब यह है कि इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर के पास एक्सेस है टू ऑल दोज इंटरनेशनल स्टॉक्स या फॉरेन सिक्योरिटीज के हवाले से. और हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे. अगर हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं. तो जब इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की बात होती है तो इनके जो रिटर्न्स हैं दे आर मच हायर एज कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक रिटर्न और जो रिस्क है रिस्क लेवल इज इवन हायर. और कौन से 2 रिस्क आते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिस्क विच आर इनकाउंटर टू द इंटरनेशनल पोर्टफोलियो when you are having the international share of stock in your portfolio, these are the interest rate risk and the exchange rate risk. So dear students, this was all about today's lecture. I am sure you have enjoyed it. This was very relevant while you are making the investments as an MNC into the global world. आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी और आप you are now more exposed towards the international equity market. आपको पता चल गया कि international equity market में benchmarks क्या हैं, कौन कौन से prominent regions and countries हैं, कौन कौन से areas हैं, where to go and where not to go and how to go about it. That was all about today's lecture. Thank you very much for your patience, for listening to me. See you next time. Thank you very much. Allah Hafiz.